जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी प्रथम का पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। हिंदी प्रथम का ये पाठ 18 है आपका, वसंत भाग 2 का। इसमें धनराज पिल्ले जी हैं, हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी जिनका जन्म 16 जुलाई 1968 को हुआ था और ये पहले हॉकी टीम के कप्तान थे और उसके बाद ये अब हॉकी टीम के मैनेजर हैं, भारतीय हॉकी टीम के मैनेजर हैं। ठीक है, धनराज पिल्ले के बारे में आपको और बता देती हूँ पाठ को शुरू करने से पहले कि ये एक हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं धनराज पिल्ले और उनका 35 वर्ष की उम्र में एक साक्षात्कार लिया था। विनीता पांडे एक पत्रकार हैं जो उन्होंने साक्षात्कार लिया था, तो इस साक्षात्कार का एक संपादित अंश यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, आइए शुरू करते हैं। ये धनराज पिल्ले हैं, शुरू करते हैं पाठ। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। ठीक है, एक संपादित अंश जो समाचार पत्र में दिया गया होगा उसी का ही एक अंश इस पुस्तक में आपकी दिया गया है, थोड़ा सा भाग। ठीक है, अंश मतलब उस साक्षात्कार का, साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू या एक मुलाकात, तो उस मुलाकात का जो छोटा सा अंश है वो आपकी एक पुस्तक में पाठ के रूप में दिया गया है। तो विनीता क्या कह रही हैं? खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवाई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। ठीक है ना, तो वो क्या कह रही हैं कि खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर, विनीता जी पूछ रही हैं धनराज से कि खिड़की और पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई एक जगह है ना महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स एक जगह का नाम है, तो वहाँ तक का आपका सफ़र कैसा रहा और कि वहाँ तक का सफ़र आपका लंबा और कष्ट साध्य रहा, उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। तो धनराज बता रहे हैं, धनराज क्या कह रहे हैं? बचपन मुश्किलों से भरा रहा है ना, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, है ना। तो वो कह रहे हैं, धनराज कह रहे हैं कि मेरी हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी। मेरे दो बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं से ही मुझे प्रेरणा मिली हॉकी खेलने की, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। हॉकी की स्टिक होती है ना, स्टिक डंडी, ठीक है ना, तो हॉकी स्टिक को वो कह रहे हैं कि मैं अपने साथियों से, मैंने अपने जो जिनके साथ ये खेलते थे, जिनके जो साथी थे, दोस्त थे इनके, उनसे वे उधार मांगकर उस हॉकी से खेलते थे। ठीक है ना, काम चलाते थे। वो मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। तो वो कह रहे हैं कि वो हॉकी स्टिक भी मुझे तब मिलती थी जब मेरे साथी पहले खेल चुके होते थे, उसके बाद जब वो थक जाते थे खेलकर, तब मुझे हॉकी स्टिक देते थे। ठीक है ना, इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। अब यूँ कह रहे हैं कि इसके लिए मुझे बहुत मतलब इंतज़ार करना पड़ता, धीरज के साथ ही, माने कि बहुत आराम से, कोई बिना कोई शोर किए, बिना कोई गुस्सा किए, झगड़ा किए, मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। तो पहली स्टिक उन्हें कब मिली? जब उनके बड़े भाई को भारतीय टीम में के कैंप में चुना गया था, तब वो स्टिक उनकी, क्योंकि उनके बड़े भाई के पास थी, उनके पास नहीं थी। ठीक है ना, क्योंकि गरीब थे तो वो ज़्यादा खरीद नहीं सकते थे, इसलिए अपने बड़े भाई की स्टिक ही उन्हें मिली थी। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। ठीक है ना, अपने बड़े भाई के लिए कह रहे हैं कि उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वो नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। ठीक है ना, क्योंकि वो अपने साथियों से उधार लेकर खेलते थे हॉकी की स्टिक को, इसलिए जब उनके बड़े भाई का
कैंप में चयन हो गया, चुनाव हो गया, वो चले गए। तो उनकी जो स्टिक थी वो उन्हें मिल गई धनराज को। और धनराज कह रहे हैं कि वो नई नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वो मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। धनराज बता रहे हैं कि मैंने अपनी पहली जो जूनियर राष्ट्रीय हॉकी थी वो कौन से सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। क्या बता रहे हैं धनराज कि तब मैं 16 साल का था, देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। ठीक है, अब अपने बारे में धनराज क्या बता रहे हैं कि मैं देखने में बहुत दुबला पतला था और छोटे बच्चे जैसा मेरा चेहरा था। 16 साल की उम्र में पहली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली उन्होंने मणिपुर में 1985 में। ठीक है, तो अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। बता रहे हैं कि मैं भले ही दुबला पतला था, लेकिन मुझसे भिड़ने के मतलब मेरे साथ खेलने के लिए कोई कोशिश नहीं करता था, तैयार नहीं होता था। मैं बहुत जुझारू था। ठीक है ना, मैं बहुत जुझारू था, माने संघर्षशील। जुझारू मतलब संघर्षशील था, बहुत संघर्ष करता था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी, कि मैं संघर्ष करता था, खूब मेहनत के साथ काम करता था, जुझारू था। ठीक है ना, जुझारू मतलब संघर्ष के साथ काम करना, संघर्षशील होना। तो 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। ठीक है ना, उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई, दोनों भाइयों ने हॉकी में खूब धूम मचाई। ठीक है ना, इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा, क्योंकि वो अच्छा खेलते थे। तो वो सोच रहे हैं कि मुझे जब ओलंपिक गेम होंगे, ओलंपिक खेले जाएंगे, तो 1988 में जो ओलंपिक गेम खेले जाएंगे नेशनल कैंप में उन्हें बुलाया जाएगा। तो उन्होंने ये उम्मीद लगाई हुई थी, पर नहीं आया, लेकिन उसमें उनका नंबर नहीं आया, उन्हें नहीं चुना गया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। ठीक है ना, बड़ी मायूसी हुई, मगर ठीक है, अब थोड़ा सा यही पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं कि धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है, वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है, तो कभी खीज से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। ठीक है ना, तो विनीता पांडे जो पत्रकार थी, उन्होंने एक साक्षात्कार लिया था, एक इंटरव्यू लिया था धनराज पिल्ले का, है ना, उनसे एक मुलाकात की थी। तो उस मुलाकात से जो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि धनराज पिल्ले किस तरह के थे, किस तरह के व्यक्तित्व था, किस तरह का उनका, तो उस बारे में उन्होंने अपने पत्रिका में उसमें लिखा था। क्या लिखा था कि धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए, मैंने उनका जो व्यक्तित्व बताते हुए वे क्या करी, रेखांकित मतलब लिख रही हैं कि वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है, विस्मय मतलब आश्चर्य से, है ना, तो कभी खीज मतलब गुस्सा आने लगता है। उनके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव हैं, और वो ठेठ जमीनी हैं, जमीन से उठकर आसमान का सितारा बने हैं। तो उनकी इस यात्रा का इस पाठ में वर्णन है। ठीक है ना, आगे फिर धनराज क्या कह रहे हैं, मगर के बाद क्या कह रहे हैं, एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। ठीक है ना, नेशनल कैंप में तो नहीं जा सके, लेकिन ऑलविन एशिया कप जो हुआ उसमें उन्हें चुना गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धनराज कह रहे हैं तब से मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं हॉकी खेलता ही गया। विनीता का दूसरा प्रश्न, विनीता जो पांडे हैं, विनीता पांडे जो साक्षात्कार ले रही हैं, इंटरव्यू ले रही हैं, वो पूछ रही हैं
दूसरा सवाल कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा। अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं। ठीक है ना, कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा और स्कूल की कौन सी यादें हैं, तो उसके बारे में बताइए। तो धनराज क्या बता रहे हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। धनराज कह रहे हैं कि मैं फिसड्डी था, मतलब ज़्यादा होशियार नहीं था, फिसड्डी था, पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं थे। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। ठीक है ना, धनराज अपने बारे में क्या बता रहे हैं, पढ़ाई के बारे में, कि पढ़ने में बहुत फिसड्डी थे, 10वीं तक भी बहुत मुश्किल से पहुँचे। और कह रहे हैं कि अगर मैं हॉकी का खिलाड़ी ना होता तो मैं एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। ठीक है ना बेटा, तो ये क्या होता है कि बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस मतलब बीए या बीएससी होती है ना 12th करने के बाद, तो उसे बोलते हैं ना बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर आर्ट्स से कर रहे हैं या साइंस से कर रहे हैं, तो आर्ट्स से कर रहे हैं तो बीए बोलते हैं, और साइंस तो बीएससी बोलते हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि मैं भले ही आज बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं हूँ, लेकिन मुझे बैचलर ऑफ हॉकी कह सकते हैं आप। ठीक है ना, क्योंकि हॉकी अच्छे से खेलते थे, फिर हंस रहे हैं, मतलब ये मजाक करते हुए कह रहे हैं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं, कि मतलब पढ़ाई इसलिए भी की जाती है, कई बार शादी में पूछा जाता है कि कितने पढ़े लिखे हैं, है ना, सभी के लिए ज़रूरी होती है पढ़ाई, तो वो पूछा जाता है, तो वो मतलब हंसते हुए मजाक करते हुए बता रहे हैं कि मेरी अगर शादी के लिए अगर आप पूछ रही हैं तो आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी भी कह सकती हैं। ठीक है ना, आगे विनीता का फिर तीसरा सवाल क्या कह रही हैं, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं, कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अब वो पूछ रही हैं उनसे कि आप इतने गुस्से वाले क्यों हैं, तुनक मिजाज या चिड़चिड़े क्यों हैं। ठीक है ना, कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं, माने क्रोधी, और मतलब बहुत गुस्सा करते हैं, दूसरों को एकदम से जवाब देते हैं, तो इस तुनक मिजाज मतलब होता है कि चिड़चिड़ा। ठीक है ना, और आक्रामक मतलब होता है क्रोधी। तो कह रहे हैं कि विनीता पूछ रही हैं कि आप इतने चिड़चिड़े और क्रोधी क्यों हैं। ठीक है ना, तो अब धनराज क्या बता रहे हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। ठीक है ना, तो वो बता रहे हैं कि मैं बचपन से ही हूँ ऐसा, बचपन में मैंने बहुत बुरा समय देखा है, तो इसी वजह से कि मैंने अपनी माँ को, वो हमारे 3 भाई थे हम, और हमारा पालन पोषण करने में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, है ना, कि मेरे चिड़चिड़ा होने के पीछे, तुनक मिजाज मतलब चिड़चिड़ा। ठीक है, मेरे चिड़चिड़ा होने के पीछे कई वजह हैं, धनराज कह रहे हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। बिना लाग लपेट मतलब अपनी बढ़ाई के लिए या अपनी प्रशंसा करने के लिए कोई बात नहीं कहता हूँ, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। लाग लपेट मतलब ज़्यादा घुमा फिरा कर बातें नहीं करता हूँ, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, सीधी बात कहता हूँ, मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ। ठीक है ना, कह रहे हैं, और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है, कि मतलब कोई बात ऐसी कह दी, फिर उसके बाद मैं पछताता भी हूँ कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। माने क्योंकि मैं चिड़चिड़ा हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, तो दूसरे जो सामने वाले लोग हैं वो मुझे ऐसी ही बात कहते हैं जिससे कि मुझे गुस्सा आए या मैं उनको जवाब दूँ। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि दूसरे लोगों को उकसाने में मतलब कि मुझे गुस्सा दिलाने में उनको भी मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा है, कि छोटी से छोटी चीज़ और उस बड़ी कोई भी चीज़ के लिए उन्हें, छोटी या बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा है। ठीक है ना, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। ठीक,
कि मतलब बहुत संघर्ष करना पड़ा है कि कोई छोटी चीज़ अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा है। तो जूझना मतलब संघर्ष करना, ठीक है। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ, कि बहुत भावुक हूँ, ठीक है ना। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, ठीक है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, कह रहे हैं, तो मैं उसके लिए माफ़ी भी मांग लेता हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है और दूसरे लोग मुझसे इस तरह से बात करते हैं जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। और क्या कह रहे हैं कि बचपन में छोटी से छोटी चीज़ के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, इसलिए भी वो बचपन से चिड़चिड़े हैं। आगे फिर विनीता सवाल कर रही हैं, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, ठीक है ना, कि आपका परिवार आपके लिए क्या स्थान रखता है, क्या अहमियत रखता है आपके ज़िंदगी में। तो वो बता रहे हैं, धनराज क्या बता रहे हैं, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है, ठीक है ना। सबसे अधिक प्रेरणा किससे मिली है, माँ से। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की है। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है, ठीक है ना। तो वो क्या बता रहे हैं, धनराज कह रहे हैं कि मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रेरणा, सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में प्रोत्साहन या सीख मुझे मेरी माँ ने दी है, ठीक है ना। और उन्होंने ही हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें डाली हैं, ठीक है ना, डालने की कोशिश की है। और उन्होंने मेरी जो, मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ कि जब वो हॉकी खेलने के लिए भारत में रहते थे या भारत के किसी भी जगह में जाते थे, है ना, खेलने के लिए, हॉकी खेलने के लिए, या विदेश में कहीं भी जाते थे हॉकी खेलने, तो वो कह रहे हैं कि मैं कहीं भी खेलूँ भारत में किसी भी जगह, जहाँ मुंबई में रहती थी उनकी माँ, वहाँ से, तो वो कह रहे हैं कि रोज़ रात में सोने से पहले अपनी माँ से ज़रूर बात करता था फ़ोन पे। मेरी माँ मुझे बताती थी कि अपनी प्रसिद्धि को, मैंने जो अब तुम इतने बड़े आदमी बनते जा रहे हो, कि तुम प्रसिद्ध होते जा रहे हो, तो उसको बहुत शिष्टता से, विनम्रता से अपनी प्रसिद्धि को बनाए रखो, संभाले रखो। इसकी सीख मेरी माँ मुझे देती थी कि तुम गुस्सा ज़्यादा मत किया करो, तो अपनी इस प्रसिद्धि को तुम संभाल कर रखो। तो वो और कह रहे हैं कि मेरी बड़ी भाभी जो कविता है, वो भी मेरे लिए माँ की तरह ही थी और वो भी मुझे बहुत प्रेरणा देती थी, मतलब क्या, प्रोत्साहन देती थी, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं,